अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट डे केमिस्ट्री का एक और लेक्चर आज हम लोग कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है। और इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोग फर्दर कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो बिल्कुल जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आज एक और बल्कि आप ऐसा समझ लो कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं और वो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। दो कॉन्सेप्ट हैं, मोल और एवोगाड्रोस नंबर। तो सबसे पहले हम जो है ना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज मोल। तो देखो, मोल जो है ना वो क्या है। मोल दरअसल एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है किस चीज का? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी शय की जो मिकदार है उसको मोल में नापा जाता है। अब ये मोल मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि ऐसा यूनिट जो है वो एक खास चीज बना दी गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो, हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग आमतौर पे मास को मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ बनाना, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम मेजर करना चाह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ बनाना, ठीक है, केले खरीदने के लिए हम गए, तो हम उसकी क्वांटिटी को किस तरीके से बताते हैं? तो यकीनन आप सब जानते होंगे, उसको हम मेजर करते हैं डजन, ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं दर्जन। हम उसको दर्जन के अंदर नापते हैं। दर्जन का मतलब क्या हो गया? मिसाल के तौर पे व्हाट इज 1 डजन बनाना। एक डजन बनाना से क्या मुराद है, आप ये बताइए। एक डजन बनाना से मुराद है 12 बनानाज, यानी कि जो सेट है पूरा का पूरा 1 डजन बनाना का, वो कंसिस्ट करता है 12 बनाना पे। इट मीन्स ये हो गया कि अगर मैं कहूँ कि कहीं पर बनाना 2 डजन है, तो अगर 2 डजन बनाना कहा जाएगा तो आप ऑलरेडी उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके कितना कर दोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज इक्वल टू 24। इसी तरीके से हाफ डजन जो है वो बराबर हो जाता है 6 के। ठीक है, तो कभी कभार हमें जो है ना किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बुनियाद बनाना पड़ता है और फिर उसके लिहाज से हम मेजर करते हैं। तो जिस तरीके से हमने चीज़ों को नापने के लिए डजन वाला एक तरीकेकार इस्तेमाल किया कि 12-12 के सेट के हिसाब से जो है वो हम मेजर करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ हिसाब किताब जो है वो मोल का भी बनाया गया। ठीक है, तो मैं उसको पहले डिफाइन करवा देता हूँ आपको कि व्हाट इज अ मोल। मोल है क्या, अगर हम उसकी सिंपल सी डेफिनेशन करें। वैसे भी इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करूंगा, लेकिन इसको डिफाइन किया जाता है एज ग्राम एटॉमिक मास। एक तरीकेकार ये है कि ग्राम एटॉमिक मास कह लो, या अगर मॉलिक्यूल है तो उसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसे ग्राम फार्मूला मास भी कहते हैं, ऑफ एनी सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस हो सकता है, मिसाल के तौर पे वो कोई एटम हो सकता है जब मैं एटॉमिक मास मेजर कर रहा हूं, वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या वो हो सकते हैं आइंस, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो सकते हैं, जो क्या कंटेन करें, विच कंटेन, जो कंटेन करे 6.023 10 रेज टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स है मैं वही कह रहा हूँ, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक मोल जो है वो हमने कांस्टेंट बना लिया कि एक मोल किसी भी चीज का वो मास है जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है या ग्राम एटॉमिक मास होता है, यानी कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को आपने ग्राम के अंदर मेजर करना है। ठीक है ना, और फिर वो कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है? वो पार्टिकल कंटेन करता है 6.02 10 रेज टू दी पावर 23। जैसे कि अभी मैंने आपको दर्जन की मिसाल दी थी, डजन की मिसाल दी थी कि उसमें 12, एक डजन के अंदर 12 क्वांटिटी होती है केलों की। तो उसी तरीके से एक मोल के अंदर इतने क्वांटिटी होती है पार्टिकल्स की जो कि हमने मेजर करी। तो इसी के जरिए जो ना हम चीजों को मेजर करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन के एटॉमिक मास की, तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो वो है 12 ग्राम। यानी कि कार्बन के लिहाज से अगर बात की जाए व्हाट इज कार्बन का 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एक्चुअली बराबर होगा 12 ग्राम के, यानी कि 12 ग्राम मिलके कार्बन का 1 मोल बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेजर करूं एटॉमिक मास ऑफ किसी भी और चीज का एटॉमिक मास मेजर कर लो, लेट से आप जो है वो मैग्नीशियम का मेजर कर लो,
तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, इसका डबल कर दिया ना हमने, समझ लो ये होता है 24 ग्राम का। तो 24 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बराबर होगा कितने ग्राम के, 24 ग्राम के। तो इसका मतलब आप ये याद रखिए कि जो 1 मोल है मैग्नीशियम का वो भारी है 1 मोल ऑफ कार्बन के लिहाज से, और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो डबल है। तो आपने ये नहीं देखना कि उसका मास कितना है, वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है या वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 ग्राम कार्बन बनाते हैं उसका 1 मोल, 24 ग्राम कार्बन बनाते हैं उसके 2 मोल, और इसी तरीके से कंटिन्यूस हो जाएगा कि अगर 36 ग्राम है कार्बन, बोला जाए कि 36 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल हैं, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि वो 3 मोल हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होता है। और इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात की जाए तो वो 24 के बराबर होता है। अच्छा, सिर्फ एटॉमिक मास की बास नहीं होती है, बल्कि इधर हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास के जरिए भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन गैस की बात करें, जो पूरी नाइट्रोजन गैस है, तो ये मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो नाइट्रोजन गैस का जो मास होता है वो होता है 28 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम बराबर होता है उसके 1 मोल के, यानी कि नाइट्रोजन गैस का जो 1 मोल होता है वो मैग्नीशियम से भी ज़्यादा हैवियर होता है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फिर वही बात है, एक ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है, और ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2, तो 16 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। इट मीन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखो हमने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया, वो हमने स्टैंडर्ड बनाया उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास को, जितना भी उसका एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उसको जो है वो उसका कहा जाता है 1 मोल। और बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, उसके ज़रिए हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, याद रखो अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो बराबर होता है जितना उस चीज़ का मास है उसको डिवाइड कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से। आमतौर पर मॉलिक्यूल से डील करते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता दिया नंबर ऑफ मोल्स का। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम जो है वो यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेट से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल है वो कितना है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, कार्बन कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, मास सॉरी 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना था 16 इंटू 2, तो ये हो गया 32, तो ये कितना हो जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, वो 44 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास भी है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको दिए गए 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपको कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड 220 ग्राम है, तो अब आप बताइए कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने फॉर्मूला जो बताया आप उसको यूज करो, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करेंगे, हम 220 को जो मास हमें गिवन था उसको हम डिवाइड करा देंगे उसके नंबर ऑफ उसका मॉलिक्यूलर मास से, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी भी कैलकुलेट कराया 44 है, तो 220 डिवाइड बाय 44 इट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब इतने ग्राम यानी कि 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पाए जाते हैं उसके 5 मोल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वैसे आपको एक और बात बताऊं, उसको भी आप समझने की कोशिश करना। एक और मिसाल है हमारे पास, लेट से हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो 2 आयन से मिलकर बना है, एक है सोडियम आयन और दूसरा है क्लोरीन आयन। अब ये दोनों आयन हो गए, सोडियम आयन भी है क्लोरीन आयन भी है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो सोडियम है इसका भी 1 मोल है, और लेकिन सोडियम आयन का 1 मोल है और क्लोरीन आयन का 1 मोल है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 1 मोल है सोडियम आयन का, और यहाँ पर 1 मोल है, अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल है किसका, 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन। और फिर वही बात है जैसे कि हमने काउंट करा था कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.023 10 रेज टू दी पावर 23, यानी कि इतने सोडियम आयन होंगे और इतनी ही तादाद के अंदर 6.023 10 रेज टू दी पावर 23 ही क्लोरीन आयन उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, एक आध मिसाल और देख लेते हैं, लेट से वाटर की एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 4 मोल्स
ऑफ H2O वाटर। तो लेट से उसके अंदर जो है वो जो है कितने ग्राम होंगे, हम मालूम करना चाह रहे हैं कि वो कितने ग्राम का होगा। तो फिर वही बात है, फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज भी करवाना था मैंने। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीकेकार भी है। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से जाहिर करते हैं, मास को हम लोग m से शो करते हैं, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास को हम जो है वो कैपिटल M से शो करते हैं। तो ये जो है ना फॉर्मूला जो है इसका n इज इक्वल टू m डिवाइड बाय m होता है। मोलर मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, जो नीचे m लिखा हुआ है ना, यानी कि एक मोल का कितना मास होता है जो लिखा हुआ है ना, ये मोलर मास भी कहलाता है कि एक मोल के अंदर कितना मास होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर 44 था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सवाल आ रहा है कि हाइड्रोजन के वाटर के 4 मोल हैं, तो वो कितने ग्राम का होगा और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। तो हम सीधी सी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई हमें इस मरतबा मास कैलकुलेट करना है। तो यही जो फॉर्मूला था, n बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। रीअरेंज करेंगे, m की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, m बराबर आ जाएगा n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। तो फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। मॉलिक्यूलर मास चाहिए इसका कि एक मोल का कितना मास होगा, तो आ जाओ निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन 2 हैं और उसका एक एटम 1 के बराबर होता है, ऑक्सीजन के 16, तो टोटल हो जाएगा 18। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 18 से। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 72 आ जाएगा, यानी कि 72 ग्राम जो है पानी होगा। तो वो पानी के कितने मोल बनाएगा, वो बना देगा पानी के 4 मोल। ठीक है भाई। तो आई होप ये एग्जांपल्स के जरिए आप मोल को समझ गए होंगे और मैंने प्रैक्टिस भी करा दी। अब जो हमारा टॉपिक था ना, एवोगैड्रोस नंबर भी उसके अंदर शामिल था, हमें इसका भी कॉन्सेप्ट चाहिए कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। तो बेसिकली ये जो नंबर है, ये वही नंबर है जो इतनी देर से हम लोग डिस्कस किए चले जा रहे हैं। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम से है, और वो जो है वो इटालियन केमिस्ट है, अमेडियो एवोगैड्रो, जिन्होंने इस नंबर को डिस्कवर किया था। और ये वही नंबर है जो अभी बता रहा हूँ, 6.02 10⁻23। बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ का एक मोल है, तो उसके अंदर जो तादाद होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, वो होती है इतनी, कितनी, 602 1 2 3 4 5 इतने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है वो एक मोल के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो नंबर है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 6.02 10⁻23 लिखते हैं और शो करते हैं इसको Na से, बेसिकली ये कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो इटालियन केमिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के, उनके नाम से जो है वो उसको जाहिर किया जाता है, और ये कांस्टेंट भी है। एवोगैड्रोस नंबर भी कहलाता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहलाता है। तो अगर इस नंबर के लिहाज से मोल की डेफिनेशन हम बनाने की कोशिश करें, तो मोल इज ऑल्सो डिफाइंड एज, मोल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोल क्या है, बेसिकली ये द मास इन ग्राम्स, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली इसको मेजर करते हैं तो ग्राम के अंदर भी किया जाता है, ऑफ एटम्स, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि वो आइंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। जो कंटेन करे कितना, विच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, वही पार्टिकल जो हमने बताए थे आपको, 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर हम बात करते हैं मोल की डेफिनेशन की एवोगैड्रोस नंबर के लिहाज से, तो हमें उस नंबर को लिखना ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ लिख सकते हैं कि वो मास ग्राम के अंदर, किसी भी चीज़ का वो मास ग्राम के अंदर कि जिसके अंदर तादाद जो हो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या आयन की, वो बराबर हो एवोगैड्रोस कांस्टेंट के बराबर। और फिर इसी के जरिए हम फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पार्टिकल्स को मेजर भी कर सकते हैं कि पार्टिकल्स कितने हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, और वो है प्रोग्रेस टेस्ट 1 के अंदर, आपको बुक में मिल भी जाएगा पेज नंबर 27 पे। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो है वो वहाँ से क्लियर हो जाए। तो उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद कैलकुलेट करनी है इन 9.2 ग्राम्स
ऑफ सोडियम। सोडियम हमारे पास 9.2 ग्राम है और हमें जो है मालूम करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और एटॉमिक मास हमें Na का गिवन है, सोडियम का गिवन है, और वो होता है 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो तरीकेकार वही है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इतने ग्राम के अंदर कितने मोल आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है जितना भी मास गिवन है उसको डिवाइड कराते हैं उसके मोलिकुलर मास से। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एटम की बात हो रही है तो हमें मोलिकुलर मास लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसको किससे डिवाइड करा देंगे, हम इसको डिवाइड करा देंगे उसके एटॉमिक मास से, तो ताकि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। तो लेट से मास कितना है, मास है 9.2 और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 23। सो वी हैव टू जस्ट डिवाइड 9.2 विद 23, तो ये बराबर आ जाएगा 0.4 के। इट मीन्स इतने ग्राम के अंदर सोडियम के 0.4 मोल्स पाए जाते हैं। और अगर इतने मोल्स पाए जाते हैं, सो एज वी नो दैट कि अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मुझे जो है वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है। एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। डेफिनेशन ही यही है, एवोगाड्रोस नंबर या कांस्टेंट वो नंबर है, वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो एक मोल के अंदर पाए जाते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो उसको रीअरेंज करो और फॉर्मूला अगर बनाओ ना तो नंबर ऑफ एटम्स को लेट से हम कैपिटल N से शो करते हैं और नंबर ऑफ मोल तो मैंने आपको बता दिया स्मॉल n से। तो अगर मुझे n की वैल्यू चाहिए यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू चाहिए तो ये स्मॉल n इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एवोगाड्रोस कांस्टेंट से। तो ये जो लिखा हुआ था 0.4, इसको एवोगाड्रोस कांस्टेंट यानी कि 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.4 10 रेज़ टू द पावर 23। और एटम्स कैलकुलेट कर रहे थे तो यूनिट भी एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स होते तो मॉलिक्यूल्स आ जाता। ये हमारी बुक की ना एक वो प्रोग्रेस टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन है, तो हमने उसी को सॉल्व भी कर लिया। अच्छा, ये बुक का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। तो ठीक है, ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया मोल का और एवोगाड्रोस नंबर का। आई होप समझ में आ गया होगा और कैसे मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्रेस टेस्ट जो होगा उसको जाके आप देख सकते हो। प्रोग्रेस टेस्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ऐसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। और कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।